कोई ऐसे जिनकी पहली क्लास हो? पाटिल, ये पाटिल नाम किसका है? पाटिल, हाँ पाटिल सर, मेरा है मेरा। पहली क्लास है आपकी? हाँ सर, मेरा पहला क्लास है। हाँ तो बोलो ना, मैं जब पूछता हूँ तब बोलेंगे। मैं तो क्वेश्चन पूछा कि इनकी पहली क्लास है, तो यू शुड रिवर्ट कि सर मेरी पहली मेरी क्लास भी। है। रोहित रोहित आपकी पहली क्लास है। रोहित, क्या एम है आपका? यूपीएससी। ओके, पाटिल आपका? एसएससी सीजीएल। एसएससी सीजीएल। एसएससी का फुल फॉर्म क्या है? स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। वेरी गुड, चलो ठीक है। पहले क्लास में इतना भी जानते हैं तो काफी है। धीरे धीरे तो हम पूरी जो विशेष बातें हैं वो करेंगे ही आपके साथ। प्रियंका, माइक अनम्यूट कीजिए और ये बताइए कि लास्ट क्लास हमने क्या पढ़ा था? मौर्य डेंसिटी। डेंसिटी। अब नहीं सर, डायनेसिटी। डायनेसिटी, ये वो डायनासोर देखा है क्या तुमने? नहीं सर, अब मैडम, डायनेस्टी, वंश, वंश डायनेस्टी है ना? डायनेस्टी। हाँ। यस, वंश की बात हमने किया था। हमने राज प्रजातंत्र की बात की थी। दैट इज डायनेस्टी, मौर्य डायनेस्टी। चलो इतना सिर्फ मुझे बताओ कि अर्थशास्त्र जैसी बड़ी बुक किसने लिखी थी? अर्थशास्त्र जैसी बड़ी बुक चाणक्य, चाणक्य, कौशल्य एंड विष्णु विष्णु अच्छा गुप्ता। ठीक हाँ। है। ये कौशल्य कौन है? कौशल्य, कौटिल्य। चाणक्य ही है वो। हाँ, कौशल्य कौन है? चाणक्य। मैंने तो कौटिल्य बताया था। ये कौशल्य कैसे हो गया? कौटिल्य ना। कौटिल्य चलेगा। कौटिल्य। हाँ। वेरी गुड। कम से कम इतनी ही बात याद है तो काम चलेगा। ओके, चलो गुड। प्रियंका, राम्या, यस सर। राम्या, हमने बताया था द लास्ट रूलर ऑफ मौर्य डायनेस्टी, नाम क्या है? लास्ट रूलर ऑफ मौर्य डायनेस्टी, नाम? मालूम है या नहीं मालूम है? इतना टाइम नहीं लेने का। यस और नो? सर नाम याद, हाँ, नाम याद नहीं आ रहा। नाम याद नहीं है? किसी और को नाम याद है? बृहदत्त। बृहदत्त। बृहदत्त, यस। द लास्ट रूलर ऑफ मौर्य डायनेस्टी वाज बृहदत्त, है ना? नाम याद रखने का। रम्या, रोहित, रोहित आवाज आ रही है? हाँ सर। अशोक के द्वारा एक युद्ध लड़ा गया था उड़ीसा में। वो युद्ध हुआ था कलिंगा का युद्ध, हम उसे नाम से जानते हैं। कौन सा सदी में हुआ था? द वॉर ऑफ कलिंगा कब हुआ था? सर नो आइडिया। क्यों, आप तो लास्ट क्लास थे। नहीं, मैं नया स्टूडेंट हूँ। अच्छा, सॉरी सॉरी, यस यस, यू आर न्यू। यस रोहित, न्यू स्टूडेंट। यस, ओके, ठीक है। अक्षता, यस सर। लास्ट क्लास थी आप? यस। हाँ, तो ये बताओ कि द वॉर ऑफ हाइडेस्पस, झेलम का युद्ध, इसका तीसरा नाम क्या बताया था मैंने? जो सिकंदर और पोरस के बीच लड़ा गया था, अलेक्जेंडर और पोरस के बीच में 326 ईसा पूर्व लड़ा गया था, उसको हमने एक नाम दिया था द वॉर ऑफ हाइडेस्पस, दूसरा नाम दिया था झेलम का युद्ध। तीसरा नाम क्या था? विस्तार था। वेरी गुड, क्या बात है। देख के नहीं बोल रही हो ना? नहीं सर। क्या बात है, इतना इतना ज्यादा शक्ति तेज, क्या मछली खा रही हो क्या? वेरी गुड, एक्सेलेंट। अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है ना? ऐसे ही रिपीट। हाँ, अच्छा, थोड़ी देर पढ़ा था। वेरी गुड, है ना? रिवीजन इज द ओनली की ऑफ सक्सेस। वेरी गुड, गुड। मंदार, हाँ सर। मंदार, महाजनपद के क्लास में आप थे? नहीं सर, लास्ट का फर्स्ट लेक्चर था, लास्ट लेक्चर। लास्ट वाज द फर्स्ट लेक्चर, है ना? मौर्य डायनेस्टी। सिर्फ मुझे छोटी सी बात बता दो, इस मौर्य डायनेस्टी का एस्टैब्लिशमेंट चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था, करेक्ट? बराबर, हाँ। इस चंद्रगुप्त मौर्य को
एक व्यक्ति की एक बुक ने शूद्र या फिर कुलीन कहा, उस व्यक्ति और उस बुक का नाम बताओ। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के आखिरी शासक धनानंद को 323 ईसा पूर्व में मारने के बाद मौर्य वंश का नींव रखा। जिस मौर्य वंश में इस व्यक्ति को उस व्यक्ति के द्वारा उसकी एक बुक में शूद्र या फिर कुलीन कहा गया था, मुझे उस व्यक्ति का नाम और उसके द्वारा लिखी हुई बड़ी ऐतिहासिक बुक का नाम बताइए। विशाखदत्ता शायद से नहीं, कंफर्म तो तुम बता रहे हो। ठीक है, विशाखदत्ता की बुक का नाम क्या है? अर्थशास्त्र। पीछे से जिससे ना बोलूं वो बोले मत। आपसे क्वेश्चन पूछा था क्या मैंने? जब एक तो नहीं पूछ रहा हूं आपसे, ऊपर से आप मुंह खोल रहे हैं तो गलत मुंह खोल रहे हैं, तो ऐसा नहीं खोलने का ना। हाँ बोलो मंदार। नहीं सर, बुक का नाम नहीं ये पता, लेखक नहीं पता। अच्छा, विशाखदत्ता वाज करेक्ट। उसकी एक बुक थी जिसका नाम था मुद्रा राक्षस। याद रहेगा नेक्स्ट क्लास आपको? हाँ सर। किसी और ने पीछे से कोई आंसर दिया था। वो अर्थशास्त्र बुक है जिसके इतिहासकार, जिसके लेखक का नाम था कौटिल्य, दूसरा नाम चाणक्य, तीसरा नाम विष्णुगुप्त। वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में उसके राजनीतिक गुरु थे। ठीक है, चले आज के क्लास की शुरुआत करेंगे। इस शुरुआत में लास्ट क्लास में ही आपको मैंने मुखड़ा दिया था। आवाज मेरी प्रॉपर आ रही है आप लोगों को? यस सर। हाँ सर। यस सर। लास्ट क्लास में ही मुखड़ा दिया था मैंने कि हम प्री मौर्य को हमने देख लिया। प्री मौर्य में हमने देखा आपके हरण्यक डायनेस्टी को, उसके बाद देखा हमने माइक ऑफ कर दो, बाकी लोग सारे माइक ऑफ कीजिए, है ना। हमने हरण्यक डायनेस्टी को देखा, उसके बाद की शिशुनाग डायनेस्टी को देखा, उसके बाद की नंद डायनेस्टी को देखते हुए हम बड़े राजवंश, पहले राजवंश मौर्य राजवंश, मौर्य डायनेस्टी की बात पूरी तरह आप लोगों के साथ लास्ट क्लास किए थे। जिनकी आज पहली क्लास है, डोंट वरी, मैं आखिरी में आपको एक मुखड़ा बताऊंगा जिस मुखड़े के अंदर हम आगे कैसे बढ़ेंगे, ये सारी बात उसमें छिपी हुई होगी। अभी सिर्फ सुनते रहें कि मैं क्या बोल रहा हूं। आज जिस टॉपिक को हम कवर अप करने वाले हैं वो मौर्य क्लास के बाद की आने वाली छोटी छोटी राजवंश हैं, क्योंकि बड़ा राजवंश का अगर विनाश होता है तो उसके राख पे, उसके टुकड़े पे कुछ छोटे छोटे क्या होते हैं, तो राजवंश जन्म ले लेते हैं। उसमें दो टाइप के राजवंशों ने आपके भारत के इस मिट्टी पर जन्म लिया। एक राजवंश को हमने नाम दिया अपने हिसाब से, ऐसा कोई ऐतिहासिक हिसाब नहीं है, अपने हिसाब से हमने बताया कि ये क्या है, तो देसी राजवंश है। देसी मतलब नेटिव राजवंश है, जिनका उत्थान जो है वो इसी धरती पे हुआ है। और दूसरा हमने बताया कि फॉरेनर सक्सेसर हुए, मतलब इंडिया के क्षेत्र, आज की जो सीमा है आपकी इंडिया की, आज की जो ज्योग्राफिकल बाउंड्री है आपकी इंडिया की, इस ज्योग्राफिकल बाउंड्री से बाहर कुछ छोटे छोटे राजवंश आए हैं। तो उन दो बिंदुओं पर हमें नजर डालना है, एक नेटिव सक्सेसर के रूप में और दूसरा फॉरेनर सक्सेसर के रूप में। तो नेटिव सक्सेसर में हम बेसिकली 4 वंशों की बात करेंगे, छोटे छोटे वंश, सिर्फ उसके फाउंडर और एक दो जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वही आप अगर जान लें तो काफी होगी आपके एग्जामिनेशन के लिए। जिसमें नेटिव राजवंश में हम 4 राजवंशों की बात करेंगे। पहली राजवंश वो होगी जिस राजवंश के फाउंडर ने मौर्य डायनेस्टी के आखिरी शासक बृहदत्त को मारने के बाद उस राजवंश की नींव रखी। उस व्यक्ति का नाम था पुष्यमित्र शुंग। कहने का मतलब यही है कि जो व्यक्ति का नाम था उसी व्यक्ति के नाम पे आधारित पोस्ट मौर्य की पहली डायनेस्टी थी जिसका नाम था शुंग डायनेस्टी। शुंग के बाद हम छोटे राजवंश, एक दो इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसकी हम बात करेंगे, दैट वाज कण्व डायनेस्टी। तो शुंग की हम बात करेंगे, कण्व की बात करेंगे, और तीसरे राजवंश पोस्ट मौर्य में हम बात करेंगे सातवाहन में। और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही आपको जाननी पड़ेगी कि यही वो सातवाहन वंश है जिसके राजाओं ने ग्लास कॉइन की शुरुआत आपके इतिहास के पन्नों पे की है। तो शीशे की सिक्के की शुरुआत किसने की, तो पोस्ट मौर्य में आपको संभवतः अपने ऑप्शन में सातवाहन डायनेस्टी खोजना पड़ेगा। तो पहली वंश का नाम हमने बताया शुंग, दूसरे वंश का नाम हमने बताया कण्व, तीसरे वंश का नाम अभी आप मेरे मुंह से सुन रहे हैं सातवाहन, और चौथा जो आखिरी नेटिव सक्सेसर का हमारा राष्ट्रवंश होगा उसका नाम होगा कलिंग का चेदी। पहले देखिए, ये सारी बात आप पहली बार सुन रहे हैं, इस कारण से कंफ्यूजन का होना लाजमी है। ध्यान से सुने,
एक बार मैं बोलता हूं, दूसरी बार मैं रिपीट करता हूं, तीसरी बार फिर से बोलता हूं, और चौथी बार मैं आपके बोर्ड पे लिखता हूं, और पांचवी बार मैं आखिरी में आपको जिस्ट बताता हूं, सारांश बताता हूं। मतलब एक चीज मैं 5 टाइम्स आपको इस तरह से बताता हूं। पहली बार सुना है, पहली बार में ही कम से कम 5 बार आपने ये नाम सुने तो एटलीस्ट 5 महीने तो याद रहे, और उसके बाद रिवीजन किया तो अच्छी बात है। 4 नाम, 4 वंश पोस्ट मौर्य में। पहला सुंग, दूसरा कण्व, तीसरा सातवाहन और चौथा कलिंग का चेदी। अभी मैंने दूसरा पहलू बताया था कि हम दूसरे बिंदु पर भी बात करेंगे जो फॉरेन सक्सेसर हुए, है ना। फॉरेन सक्सेसर का मतलब मैंने समझा दिया, भारत की ज्योग्राफिकल सीमा से बाहर। उसमें 4 वंश को हमें देखना है। तो पहला नाम था इंडो ग्रीक, है ना, हिंदी यूनानी हम इसे हिंदी में कहते हैं, ग्रीक का मतलब है यूनान। तो हिंद यूनानी वंश हमें इंडो ग्रीक वंश पहला देखना है। दूसरा देखना है शक डायनेस्टी, तीसरा देखना है पार्थियंस, और चौथा जिसमें कनिष्क जैसा बड़ा राजा हुआ उसका नाम था कुषाण डायनेस्टी। तो अगर उल्टे दौर में बोलूं तो पहले हम कुषाण को देखेंगे, फिर पार्थियंस को देखेंगे, फिर शक को देखेंगे, फिर इंडो ग्रीक को देखेंगे फॉरेन में, और आपके नेटिव में हम देखेंगे आखिरी से पहला कौन सा। तो पहला कलिंग का चेदी, उसके ऊपर सातवाहन, उसके ऊपर कण्व, और उसके ऊपर जो हमारी पहली राजवंश होगी अभी की, वो होगी सुंग। इतनी बात समझ में आई आपको? हाँ Yes, सर। sir. यस। तो आप जो नए हैं, जो पुराने हैं, नोटबुक निकालें। अगर नोटबुक नहीं है तो 2 मिनट में आप नोटबुक खोजें कहीं से, पेन लें, और जैसे जैसे मैं लिखता हूं उस चीजों को उसी तरीके से, उसी गंभीरता के साथ आप लिखेंगे। टॉपिक हमारी होगी पोस्ट मौर्य डायनेस्टी। हमने क्यों बोला पोस्ट मौर्य है? तो पोस्ट का मतलब ही होता है बाद। तो मौर्य के बाद आने वाली डायनेस्टी हमारी पोस्ट में जाएगी। मौर्य वंश के आने से पहले की जो हमारी डायनेस्टी थी वो प्री में जाती थी। तो इस पोस्ट मौर्य को हम देखेंगे नेटिव सक्सेसर के रूप में, नेटिव सक्सेसर के रूप में, और दूसरा देखेंगे फॉरेन सक्सेसर के रूप में। इस नेटिव सक्सेसर में हम 4 देखें, जिस श्रृंखला से मैं लिख रहा हूं, जिस हायरार्की से मैं लिख रहा हूं, वही हायरार्की आपको याद रखनी है कि पहले कौन आया, उसके बाद कौन आया, है ना। उसी हायरार्की में आपको भी याद करना है। पहला है सुंग डायनेस्टी, SUNGA, सुंग DYNASTY, सुंग डायनेस्टी। उसके बाद दूसरा KANVA, कण्व डायनेस्टी। उसके बाद तीसरा SATVAHAN, सातवाहन डायनेस्टी। और अंत में कलिंग डैश चेदी, CHEDI डायनेस्टी। ये 4 नाम नेटिव सक्सेसर के रूप में लिखें। 4 नाम मैं लिखा रहा हूं फॉरेन सक्सेसर के रूप में। पहला है इंडो ग्रीक, बोर्ड दिख रहा है ना? हाँ सर, दिख रहा है। यस यस, ओके गुड। इंडो ग्रीक, हिंद यूनानी। दूसरा है शक राजवंश, SAKA, शक डायनेस्टी। सबके आखिरी में डायनेस्टी ऐड कर लीजिएगा। मैंने हालांकि नहीं लिखा है, डॉट डॉट दिया है, इसका मतलब डायनेस्टी आपको लिखना है। तो इंडो ग्रीक डायनेस्टी, देन अगेन शक डायनेस्टी, उसके बाद पार्थियंस, PARTHIANS, पार्थियंस डायनेस्टी। और सबसे आखिरी में सबसे जो इंपॉर्टेंट थी कुषाण, कुषाण डायनेस्टी। इसको लिखें, उसके बाद हम आगे चलेंगे। सर सवाल पूछ सकता हूँ क्या सर? बिल्कुल बिल्कुल, 100%। सर जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो ज्योग्राफी आता है, मतलब जनरल स्टडीज में, वो कहाँ से कर सकते हैं हम प्रिपेयर? ज्योग्राफी यस सर। कब एग्जाम देना है आपको? 12। अरे यार, इस 12 के लिए पूछ रहे हैं क्या? हाँ, ओके, 12 के लिए MTS है, MTS का है। तो फिर क्या करो, लूसेंट की बुक ले लो। ओके। ठीक है, उस लूसेंट वाली बुक, पहले इसको लिख लो, फिर बताया था 2 मिनट में तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर। पहले इसको लिखिए आप,
सुंग डायनेस्टी, कण्व सर हो गया सातवाहन, लिख के। कलिंग चेदी, देन फॉरेन सक्सेसर में आइए, सक्सेसर लिखा हुआ है ये, देन इंडो ग्रीक, शक, पार्थियंस एंड कुषाण। सर हो गया लिख के वो। ठीक है, बाकी को भी लिखने दो भाई। हटाओ। हाँ सर। किसी के पास कोई कंफ्यूजन है तो मैं पूछना का। जिनका 12 तारीख को एमटीएस का पेपर है, अलग अलग आपको पढ़ना है। हालांकि अगर 10 दिन पूछते हैं तो एमटीएस के जीएस के लिए बहुत कम है, फिर भी मोस्ट ऑफ द एफर्ट आपको करना है। तो फॉर जनरल स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू परचेज द बुक ऑफ लूसेंट, है ना, और लूसेंट के बुक से पढ़ने की कोशिश कीजिए। किसी से ने पूछा कि सर ज्योग्राफी में हम क्या पढ़ें, तो ज्योग्राफी में जिसमें सबसे पहले आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड लिखा हुआ है, उस टॉपिक को पहले कवर अप कीजिए, है ना, कि 1 मिनट हम बढ़ते हैं तो कितनी दूरी का हमारे पास अंतर होता है, कितने लॉन्गिट्यूड लाइंस आपके ग्लोब पे हैं, कितने लैटिट्यूड लाइंस हैं, ये ग्लोब पे जो लाइंस है वो क्यों है, नॉर्थ पोल साउथ पोल क्या है, उसको पहले देखिए। उसके बाद जो प्लैनेट्स है, उस प्लैनेट्स को देखिए कौन से इंटरनल है कौन से एक्सटर्नल है, पृथ्वी के नजदीक का प्लैनेट कौन है, चमकता हुआ कौन है ना। तो ये जो प्लैनेट वाली टॉपिक है उसको आप पढ़िए। उसके बाद अलग अलग जो सॉइल्स हैं उसको आप पढ़िए कि हमारे पास लेटराइट सॉइल है, हमारे पास ब्लैक सॉइल है, कॉटन जो उत्पादन होता है वो सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है और क्यों होता है, पानी को जो एब्जॉर्ब करने की शक्ति है कौन से मिट्टी में सबसे ज्यादा है, खादर और बांगर टाइप की मिट्टी क्यों इंपॉर्टेंट है और क्यों आपके एग्जामिनेशन का पार्ट है, तो मिट्टी के सिलेबस को कवर कीजिए। फिर आप पर्वत और पठार पे आइए कि हिमालय से लेके कंचनजंगा से लेके आपके माउंट गार्बिन आस्ट्रिड केटू तक की आपको बात करनी पड़ेगी। हिमालय आपके भारत की सबसे ऊंची चोटी नहीं है, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी आपकी माउंट एवरेस्ट है, जो कि आपके भारत के ज्योग्राफिकल सीमा से बाहर नेपाल में स्थित है। 8,848 फीट उसकी ऊंचाई है। तो ये पर्वत पठार की बातें हैं, ये आपको पढ़ना पड़ेगा कि किसकी ऊंचाई कितनी, या फिर सिक्किम में कौन सा, बनिहाल में कौन सा, या फिर जो ये जो नेशनल पार्क है इसको आप पढ़िए कि काजीरंगा कहाँ पे है, जिम कॉर्बेट कहाँ पे है, गिर कहाँ पे है ना, राजीव गांधी जैविक उद्यान कहाँ पे। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो ज्योग्राफी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। समझ में आया एमटीएस? हाँ सर। हाँ, अदरवाइज जिस श्रृंखला से हम बढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री को खत्म करने के बाद हम ज्योग्राफी के पे चलेंगे, इंडियन पॉलिटी पे भी चलेंगे, वहां पे सारी बात हम करेंगे। अभी हमारी नजर कहाँ, हाँ बोलो, कोई कुछ पूछ रहे थे? चलो क्या आगे? यस सर। हाँ सर, चलो सर। नाम पहला कौन सा लिखा है आपने वंश? सुंगा डायनेस्टी। सुंग लिखा है, तो सुंग में पहली बात आप क्या लिखेंगे तो सुन लीजिए पहले, उसके बाद सुंग पे हम लिखेंगे। सुंग में पहली बात है कि इस सुंग वंश का फाउंडर कौन है। तो इस सुंग वंश के फाउंडर का नाम था पुष्यमित्र सुंग। फिर से बोलता हूं, द फाउंडर ऑफ सुंग डायनेस्टी वाज पुष्यमित्र सुंग। कैसे बना ये फाउंडर? तो यही वो व्यक्ति है जिस व्यक्ति ने आपके मौर्य डायनेस्टी के आखिरी शासक बृहदत्त की हत्या की थी और इस वंश का उसने नींव रखा था। तीसरी बात आपको यह जाननी है कि ये जो सुंग डायनेस्टी है इसकी कैपिटल कहां थी। तो कैपिटल ऑफ दिस सुंग डायनेस्टी वाज विदिशा। तो विदिशा कैपिटल है। पुष्यमित्र सुंग उसका फाउंडर है। बृहदत्त को इसी व्यक्ति ने मारा था और यही वो व्यक्ति है जिसने वैदिक काल में, हमने 3 यज्ञ पढ़ाए थे आपको। एक यज्ञ का नाम था अश्वमेध यज्ञ, मतलब राजा जो अपना एक्सटेंशन ऑफ एम्पायर करता था उसमें घोड़ा को छोड़ा जाता था और जहां तक उस घोड़े को रोकने की क्षमता, रोकने की ताकत किसी व्यक्ति में न हो, वहां तक उस राजा का सीमा समझा जाता था। मतलब एक्सटेंशन ऑफ एम्पायर के लिए हम अश्वमेध यज्ञ करते थे। तो अश्वमेध यज्ञ करने वाला ये पहला शासक था। दूसरा राजस्वय यज्ञ। राजस्वय यज्ञ तो आप ऐसे भी जानते हैं कि जब राजा गद्दी में बैठता है उस समय राजस्वय, मतलब राज तिलक के समय जो यज्ञ होता है वो राजस्वय यज्ञ होता है। अश्वमेध यज्ञ क्या होता है? तो एक्सटेंशन ऑफ एम्पायर के लिए होता है। और तीसरा वो यज्ञ जिसकी यज्ञ की बातें हमने वैदिक सिविलाइजेशन में आपके साथ की थी, जहां पे हम वेद, अरण्यक, उपनिषद, वेदांत, पुराण की बात कर रहे थे। वहां पे हमने एक और यज्ञ बताया था और उस यज्ञ का नाम था वाजपेयी यज्ञ।
वैसा यज्ञ जो अपने रिलेटिव भाई बंधु है ना घर वाले को खुश करने के लिए किया जाता था। तो ये तीसरा यज्ञ वाजपेयी यज्ञ है, उसको भी करने वाला यही व्यक्ति था, नाम था पुष्यमित्र शुंग। तो इस पुष्यमित्र शुंग के बारे में हमने 4 बातें सीखी है। एक तो इस पुष्यमित्र शुंग ने जो अपनी कैपिटल मतलब शुंग डायनेस्टी की जो कैपिटल बनाई वो विदिशा बनाई। दूसरा, यही वो पुष्यमित्र शुंग है जिसने शुंग वंश का नींव रखा। यही वो पुष्यमित्र शुंग है जिसने मौर्य वंश के आखिरी शासक बृहदत्त की हत्या की। और यही वो पुष्यमित्र शुंग है जिसने राजस्व यज्ञ हो, अश्वमेघ यज्ञ हो या फिर वाजपेयी यज्ञ हो, इन तीनों यज्ञों को करने वाला आपके शुंग वंश का ये फाउंडर है। इस चारों बात को हम लिखेंगे कि शुंग वंश में पहली, तीसरी और चौथी इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है। नाम है पुष्य मित्र शुंग। क्या है सामने में? तो फाउंडर। आपको कैसे लिखना है वो आप लिख लें। द फाउंडर ऑफ शुंग डायनेस्टी वाज पुष्यमित्र शुंग। उसके बाद क्या लिखेंगे? ही assassinated the last ruler of कौन सा वंश? अरे कौन सा वंश? मौर्य डायनेस्टी। नाम क्या था? बृहदत्त। बृहदत्ता। He assassinated last ruler of Maurya dynasty बृहदत्ता। दूसरी बात। तीसरी बात क्या बताया मैंने? तो कैपिटल किधर बनाया? विदिशा। वेरी गुड। और चौथी बात क्या बताई? क्या यज्ञ क्या था? कौन कौन से यज्ञ? अश्वमेघ। आप जब लिखेंगे तो वहां पे ब्रैकेट में लिख लीजिए अश्वमेघ यज्ञ का मतलब एक्सटेंशन ऑफ अंपायर। बाद में आपको दिक्कत ना हो कि आपसे पूछा जाता है कि अश्वमेघ यज्ञ हम क्यों करते हैं, वाजपेयी यज्ञ क्यों करते हैं, तो एक्सटेंशन ऑफ अंपायर अश्वमेघ यज्ञ। उसके बाद राजस्व यज्ञ क्यों करते हैं? तो टाइम ऑफ किंगडमशिप, जिसमें राजा का अश्वमनेगा है। हाँ अश्वमनेगा है। क्या हो गया? अश्वमनेगा है क्या? अश्वमेघ MEGHA, अंत में ए ऐसे ही फोकट में लगाते हैं सब में। तो अश्व का मतलब होता है घोड़ा, और दौड़ा दो उस घोड़े को तो मेघ, राजस्व। और तीसरा अटल बिहारी वाजपेयी को याद रखें तो वाजपेयी, टू इम्प्रेस रिलेटिव्स। देखिए अगर इंपॉर्टेंट नहीं होता तो किसी भी कंडीशन में ये तीनों चीजें में लिखता ही नहीं, अपने ही पॉकेट में रख के चला जाता कि क्यों हम अश्वमेघ यज्ञ करते हैं, क्यों हम राजस्व यज्ञ करते हैं, या फिर क्यों हम ये वाजपेयी यज्ञ करते हैं। लेकिन चूंकि इंपॉर्टेंट है इस कारण से मैंने अपने इस मार्कर से लिखा है आपके बोर्ड पे, तो उसकी गंभीरता को महसूस कीजिए। लिखिए 4 बातें। एक और लिख लेना, अटैक ऑफ मिनांडर। मिनांडर एक यमन राजा था, उसका अटैक इसी कारण हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट ये फैक्ट है, खासकर एसएससी सीजीएल वाली जो बातें हैं या फिर कमीशन लेवल की जो बातें हैं, वो ये मिनांडर वाली फैक्ट आपसे पूछी जाएगी। अटैक ऑफ मिनांडर वो आप लिख लीजिए। मिनांडर का अटैक भी इसी काल में हुआ था। यवन किंग मिनांडर। नीचे नहीं दिख रहा है क्या? दिख रहा है? दिख रहा है सर। तो एक्सटेंशन ऑफ क्या था सर? एक्सटेंशन ऑफ एम्पायर। एक्सटेंशन ऑफ एम्पायर, सीमा को बढ़ाना है। घोड़ा दौड़ा दो,
राजसोई यज्ञ के बाद वाजपेयी है ना सर वो? वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी का वाजपेयी लिखो। जब हो जाए तो मेरे को बताओ। सर सर, हो हो गया गया सर। हो गया सर। हो गया। मीनांदर के सर ब्रैकेट में क्या लिखा है? मीनांदर के यवन, यवन, यवन का शासक था वो। यमन ना? यवन, हाँ। हेलो सर। बोलिए ना। सर पेपर के लिए कुछ गाइडेंस मिल सकता है, क्योंकि मैं नया हूँ ना, पहली टाइम दे रहा हूँ एग्जाम। क्या गाइडेंस चाहिए आप ही बताइए। अभी सर मेरे को मैथ्स के जो पेपर होता है रीजनिंग के टाइम, तो वो कैलकुलेशन मालूम नहीं, मतलब कैलकुलेशन करने के लिए क्लास किस पेपर चीज देते की, हैं या ये फिर? क्लास मैथ्स की है या रीजनिंग की क्लास में बैठे हुए हो? अभी कौन सी क्लास चल रही है? नहीं सर, मतलब मैं पूछ रहा हूँ सर कि उसमें पेपर भी देते हैं या फिर हमको डायरेक्ट से आंसर बताना पड़ता है? अच्छा, आज तक एग्जाम नहीं दिया क्या? अच्छा, पहले इसको हटाओ नहीं क्या? सर। हाँ सर, हटाओ। आज तक एग्जाम नहीं दिया है नहीं सर, मैं तो? नया स्टूडेंट हूँ ना सर, FY में हाँ, हूँ। सब नहीं है। आप में से मोस्ट ऑफ जो है वो पहली बार ही एग्जाम दीजेंगे। पहले अपने कॉल लेटर को डाउनलोड करना, उसमें इंस्ट्रक्शन को पढ़ना, क्या क्या बोल रहा है ना? तो पहली बार क्या होता है कि पहली बार ऐसे ही पहुंच जाते हैं एग्जाम देने के लिए। पहले इंस्ट्रक्शन पढ़िएगा। इंस्ट्रक्शन में आपको पहले बोला जा रहा होगा कि मास्क लेके या फिर ग्लव्स लेके जो भी आना है वो आना है। सैनिटाइजर का जो 15 ml 20 ml जो भी बोल रहा है वो भी लेके जाना है। उसके बाद क्या कहता हूँ, हाँ, उसके बाद ऑनलाइन आपका एग्जामिनेशन होगा। आपकी यूजर आईडी पासवर्ड आपको एडमिट कार्ड पे मिलेगी, उससे आपको लॉगिन करना है आपके सिस्टम में, जो भी सिस्टम आपको दिया जाएगा। बट डोंट फॉरगेट टू कैरी योर आईडी प्रूफ जेरॉक्स एज वेल एज ओरिजिनल, है ना? किसी भी कंडीशन में ये काम करना भूलने का नहीं, क्योंकि पहली बार जो स्टूडेंट जाते हैं तो मतलब मोस्ट ऑफ की बात तो नहीं करूंगा, 20% आईडी प्रूफ जेरॉक्स तो ले लेते हैं, ओरिजिनल रखना ही भूल जाते हैं, फिर उनको एग्जाम से बाहर कर दिया जाता है ना? मैं ही जब इन्विजिलेटर रहता हूं तो मैं ही यही काम करता हूं। अगर आईडी प्रूफ ओरिजिनल नहीं है तो भाई किसी बैंक एग्जामिनेशन देने जा रहे हो, हम आपको इंटर नहीं करेंगे। तो ये चीज आप पहले, कहने का मतलब ये है कि पहले इंस्ट्रक्शन आप पढ़ लीजिएगा कि आपके इंस्ट्रक्शन में क्या क्या लिखा हुआ है, वो लेके जाना है। आपको कंप्यूटर पर लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपके पास पेज ओपन होगा, उस पेज में क्वेश्चन पढ़ना है, वहीं पे टिक मार्क करना है। और आखिरी में अगर आपने समय से पहले एग्जामिनेशन दे दिया है, आपको लग रहा है कि सही है, तो सबमिट पर क्लिक करना है। अगर सबमिट पर क्लिक नहीं किया तो आफ्टर टेन्योर आपकी 2 घंटे की समय है, उसके बाद ऑटोमेटिक वो सबमिट हो जाएगा। घर चुपचाप बड़ा पाव और ठंडा पी के वापस आ जाना है। और एमटीएस का पेपर दिया 3 महीने के बाद आपकी एग्जामिनेशन की रिजल्ट आएगी, उस रिजल्ट में अपने नाम को आपको ढूंढना है। क्लियर? अगर ढूंढने पे मिल गया तो मेरे को कॉल करना है कि सर अब क्या करूं। उससे पहले तक कोई संदेह नहीं रखना। हाँ? आपने बोला ना सर, संदेह नहीं रखना। हाँ, संदेह नहीं रखना है ना? समझा क्या क्या बोला मैंने? हाँ सर। ओके। क्या नाम लिखा है मैंने? अग्निमित्रा। अग्निमित्रम। ये नाम क्या है? अग्निमित्रम। देखिए, पुष्यमित्र शुंग पहला फाउंडर था, पहला रूलर था आपके पोस्ट मौर्य के पहले वंश का पहला रूलर। पुष्यमित्र शुंग के जाने के बाद उसके छोटे छोटे क्या हो गए, मतलब उतना ज्यादा शक्तिशाली तो रूलर कोई भी नहीं हुआ, लेकिन फिर भी 4 नाम आप याद कीजिए। और भी 2-4 नाम और भी हैं, बट किसी भी कंडीशन में बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट नहीं है। बट ये 4 नाम जो मैंने आपके बोर्ड पे लिखा है, इसमें से एक नाम की बातें मैंने पहले ही कर ली है। 3 नाम मैंने आपके बोर्ड पे लिखा है। पहला है अग्निमित्रम, दूसरा है वसुमित्र और तीसरा है देवभूति। देवभूति हमने आखिरी में लिखा है, इसका मतलब तो यही है कि शुंग वंश का आखिरी शासक का नाम क्या था। जैसे बृहदत्त आपने नाम जाना कि ये मौर्य वंश के आखिरी शासक थे, वैसा ही
देवभूति भी क्या है, तो देवभूति वॉज द लास्ट रूलर ऑफ सुंग डायनेस्टी। तो देवभूति की बात खत्म हो गई। वासुदेव में कुछ भी बातें इंपॉर्टेंट नहीं है जो मैं इसके सामने लिखूं कि वासुदेव ने ये किया, वासुदेव ने फलाना किया, नहीं। सिर्फ अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि दिस ऑफ द फॉलोइंग रूलर बिलोंग्स फ्रॉम व्हिच डायनेस्टी, तो उस कंडीशन में हो सकता है आपको ये नाम देखने को मिले। इस कारण से मैंने आपके बोर्ड पे लिख दिया है। अदरवाइज इसकी ऐसी कोई भी उपलब्धि नहीं है जो आपको जानना है आपके एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग। बट ये जो ऊपर का नाम है अग्निमित्रम। अग्निमित्र नाम है, अग्निमित्र नाम है। तो ये जो अग्निमित्र है ये भी किसी काम का नहीं है, लेकिन इस अग्निमित्र की कहानी कालिदास जैसे बड़े व्यक्ति के एक किताब में छिपी हुई है, और उस कालिदास की वो बड़ी किताब है। क्योंकि ये जो अग्निमित्र था ये किसी प्यार व्यार के चक्कर में पड़ गया था। जिस लड़की के साथ वो प्यार के चक्कर में पड़ा था उसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, और यही दो नाम मिला के कालिदास ने एक बड़े बुक की रचना की है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि अग्निमित्रम और उस लड़की का नाम क्या है, नहीं, बट दिस बुक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जो मालविका अग्निमित्रम है ये किसने लिखा है ना। तो अग्निमित्रम आपके शुंग वंश के रूलर थे। इस अग्निमित्रम का जो प्रेम संबंध था वो मालविका के साथ था, और यही मालविका और अग्निमित्र को मिला के इसकी जो प्रेम कहानी की बातें हैं ये कालिदास के बुक में लिखा हुआ है। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज नॉट रिटन बाय कालिदास। तो आपको मैं बताऊंगा, जिस समय बुक की कड़ी में हम चलेंगे उसमें बताएंगे ही कि कालिदास ने बहुत बड़े बड़े बुक लिखे, चाहे वो मालविका अग्निमित्रम हो, ऋतु संहारम हो, मेघदूतम हो, है ना। मतलब 8 बुक कालिदास की ऐसी है जिस बुक को बिना याद किए आपको एग्जाम में चले गए तो समझ जाए आपने जीएस पढ़ा ही नहीं है। तो उस 8 बुक को छोड़ दें, सिर्फ एक बुक को आज की क्लास में याद रखें। उस बुक का नाम है मालविका अग्निमित्रम। आपसे पूछा अगर जाए इस बुक को किसने लिखा, इस बुक को लिखने वाला शासक था ही नहीं, इस बुक को लिखने वाला व्यक्ति बेसिकली कालिदास था। तो आपने जो शुंग वंश की अभी तक कहानी मीनांडर तक लिखी है उसके आगे लिखें नेक्स्ट अग्निमित्रम, अग्निमित्र लिखें, और उसके सामने लिखें द लव स्टोरी ऑफ, लिखें द लव स्टोरी ऑफ अग्निमित्र एंड मालविका। लिखें आप जो मैं बोल रहा हूं, द लव स्टोरी ऑफ अग्निमित्र एंड मालविका was compiled by Kalidas, in his famous book, बुक का नाम क्या लिखिएगा, बुक का नाम पहले लेडीज फर्स्ट, तो मालविका को पहले लिखिए, उसके बाद अग्निमित्र में एम को जोड़ दीजिए तो मालविका अग्निमित्रम। The love story of Agnimitra and Malvika was compiled by Kalidas in his famous book Malvika Agnimitram. मालविका अग्निमित्रम बहुत इंपॉर्टेंट ये बुक है। डन? यस सर। यस सर। यस। उसके बाद लिखें नाम लिखें वासुदेव, और उसके नाम बाद लिखें ये सब रूलर है, नाम लिखें देवभूति, और देवभूति के सामने लिखें लास्ट रूलर ऑफ शुंग डायनेस्टी, लास्ट रूलर ऑफ शुंग डायनेस्टी किल्ड बाय, क्योंकि सबको किसी ने मारा ही तभी नए वंश का उसने नींव रखा। किल्ड बाय वासुदेव, किल्ड बाय वासुदेव कण्व। देखिए ये नाम और ये नाम दोनों लगभग सेम हैं, बट ये क्या नाम था, तो ये नाम था वासुदेव शुंग का नाम था, ये देवभूति शुंग का नाम था,
और यहाँ पे आ गया वासुदेव कण्व, लास्ट रूलर ऑफ सुंग डायनेस्टी किल्ड बाय वासुदेव कण्व हु फाउंडेड, कौन सा डायनेस्टी होगा? मौर्य। अरे बाबा, तुमको मौर्य बहुत अच्छा लगता है क्या? कण्व। अरे मौर्य तो गया ना, अभी मौर्य से आगे हम फिर से क्यों बैक गियर में जाने का भाई? रिवर्स में मत नहीं जाओ, आगे जाओ। हु फाउंडेड कण्व, KANVA। आपको जिसमें मुखरा लिखा रहा था उसमें भी 4 वंश लिखाए थे कि सुंग के बाद कण्व आया, कण्व के बाद सातवाहन आया, सातवाहन के बाद कलिंग का चेदी आया, फिर भी मौर्य में घुस जाते हो। क्या लिखा आपने? देवभूति में लिखे द लास्ट रूलर ऑफ सुंग डायनेस्टी किल्ड बाय वासुदेव कण्व हु फाउंडेड कण्व डायनेस्टी। सुंग वंश का काम खत्म। चलो आगे। हाँ सर। किसी का कुछ Yes, छूट sir. गया हो, नहीं समझ में आया हो? नहीं सर। ओके, एक बार फिर से सुने। हमने सुंग में क्या बताया? हमने सुंग में बताया 4 शासकों के नाम। पहला पुष्यमित्र सुंग, दूसरा अग्निमित्र, तीसरा वासुदेव और चौथा देवभूति। हमने पुष्यमित्र सुंग के बारे में 4 से 5 बातें की हैं। पहली बात तो यही किया कि इस पुष्यमित्र सुंग ने अपनी जो कैपिटल है वो विदिशा बनाई। दूसरा, यही वो शासक है जिसने मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदत्त की हत्या की। और तीसरा, यही वो शासक है जिसने सुंग वंश का नींव रखा। चौथी बात बताई थी हमने कि मिनांडर है ना का अटैक, जो यवन शासक है मिनांडर, उसका अटैक इसी के राजवंश के काल में हुआ था। उसके बाद अग्निमित्र आया। अग्निमित्र का मालविका के साथ जो प्रेम संबंध की बातें हैं, ये आपकी कालिदास के द्वारा उसकी एक बड़ी बुक मालविका अग्निमित्रम में कंपाइल की हुई है। वसुमित्र किसी काम के शासक नहीं थे, बट फिर भी आपके सुंग वंश के शासक थे, वो इंपॉर्टेंट है। और देवभूति वाज द लास्ट रूलर ऑफ सुंग डायनेस्टी assassinated by the founder of Kanva dynasty. The name of the founder of Kanva dynasty, which would be our next topic, that is वासुदेव कण्व। इसको लिखें, फिर हम आगे चलेंगे कण्व डायनेस्टी की ओर। ओके सर। कोई क्वेश्चन पूछ सकता है? जब तक मैं ये काम कर रहा हूं तब तक कोई भी क्वेश्चन जुड़ा हुआ हो पूछिए मेरे से, किसी भी स्तर का हो चलेगा। जरूरी होगा तो आंसर दूंगा, जरूरी नहीं होगा तो जब जरूरी समझूंगा उसका आंसर पक्का दूंगा। किसी के पास कुछ क्वेश्चन ही नहीं रहता है, बस पढ़ते चले जा रहे हैं। सही, हम लोग जैसे भी फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं ना, तो इन लोग के नाम बहुत हार्ड लग रहे हैं, तो याद कैसे रहेंगे? बार बार पढ़ना पड़ेगा उसको। वेरी गुड। ये क्वेश्चन तो तुमने वही क्वेश्चन पूछा है जो 2007 में मैं जहां से पढ़ रहा था उनसे पूछा तो नहीं था डर से, क्योंकि उस बैच में 300-400 स्टूडेंट होते थे, तो फैकल्टी से पूछना तो इम्पोर्टेंट मतलब हो ही नहीं पाता था। मैं भी सोचता था कि कैसे इस बंदे को याद रहता है यार, पूरी इतिहास, मतलब उनकी जो एंशिएंट हिस्ट्री की मैराथन चलती थी तो 5 घंटे में पूरे एंशिएंट हिस्ट्री खत्म कर देते थे। तो वहां से मैंने ये सीखा कि इस चीजों को याद कैसे रखा जाए। बताऊं क्या? हाँ सर, बताओ सर, बहुत यूजफुल हो जाएगा हम लोग को। मेरे पास एक गोली है। कौन सी सर? 100 रुपए में वो गोली बेचता हूं मैं। सर झूठ बोल रहे हैं। ठीक है सर, याद कर लेंगे। सर चलेगा ना, दे दो ना सर। गूगल से करे क्या? उस गोली का नाम है रिवीजन गोली। समझे क्या? रिवीजन करने से उस गोली का नाम है रिवीजन गोली, और उससे भी बड़ी एक गोली है, उसका नाम है डिस्कशन गोली। अगर ये दोनों गोली मुझे लगता है कि मेरे को देने से पहले आपके पास है। हाँ सर। यस सर। सर पर डिस्कशन किसके साथ करने का सर? सी दिस इज द ओनली पैनेसिया टू रिमेम्बर जनरल स्टडी। आप अगर रिवीजन डिस्कशन के साथ करते हैं, फिर से मैं बोलता हूं, रिवीजन इटसेल्फ इज नॉट इंपॉर्टेंट, बट रिवीजन विद डिस्कशन, कहने का मतलब मैंने पढ़ा दिया है। कल अगर आपके आजू बाजू में फ्रेंड है, रहता है, उसके साथ आप अगर डिस्कशन करते हैं तो फिर मैं बता नहीं सकता हूं कि कितने दिनों तक याद होगा। जैसे मैंने आज पढ़ाया, 1 हफ्ते के बाद फिर से मेरी क्लास संडे को होगी, तो आप सैटरडे को याद करने की कोशिश कीजिएगा
सैटरडे को याद होगा, संडे तक याद रहेगा या फिर एक वीक और तक याद रहेगा। लेकिन अगर सैटरडे को किसी के साथ बैठ के आपने डिस्कशन किया है तो कम से कम 1 महीने तक याद रहेगा। डिस्कशन माय फ्रेंड्स इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इतना इंपॉर्टेंट डिस्कशन है कि आप मेरे से पूछे मत। और डिस्कशन जब कीजिएगा ना तो एक अलग सा कॉन्फिडेंस आपके अंदर झलकेगा कि नहीं, एंशिएंट हिस्ट्री से कोई भी क्वेश्चन पूछो मैं बता सकता हूं, इंडियन पॉलिटी से कोई भी क्वेश्चन पूछो, कोई भी आर्टिकल हो मैं उस आर्टिकल का आंसर दे सकता हूं कि इस आर्टिकल में लोकसभा की बातें नहीं थी, इस आर्टिकल में फंडामेंटल राइट्स है, हमने फंडामेंटल राइट्स इस देश से चुराए हैं। मतलब इस टाइप का कॉन्फिडेंस आपके आना ही आपके फाइनल सिलेक्शन का आधार हो सकता है। इस कारण से मैं कहता हूं कि पढ़ना इज इंपॉर्टेंट बट डिस्कशन इज 100 टाइम्स मोर इंपॉर्टेंट देन पढ़ना। अगर मेरी बात आप वेटेज में रखते हैं तो, क्योंकि मैं भी कहीं ना कहीं से सीखा, मैं भी एग्जाम से ऐसे ही किसी न किसी एग्जाम की तैयारी करता था, फिर बाद में यूपीएससी की तैयारी किया, ठीक है वहां तक नहीं पहुंच पाया, लेकिन तैयारी मैंने भी की, मैंने भी दर की ठोकरी खाई, मैं भी सोचता था वो ये कहां से याद होता है। तो इन चीजों के आधार पे आकलन करके मैं अगर आपको बढ़ा रहा हूं, बता रहा हूं, आपके जैसा बैठा हुआ एक शख्स 13 साल पहले, मैं भी कुछ नहीं जानता था, नील बटा सन्नाटा था, इतिहास क्या होता है, इतिहास का नाम सुन के ही सिर्फ लगता था कितनी ईस्वी याद करें। अरे याद करने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ उतनी ही ईस्वी याद करने का जितना आपके एग्जाम में पूछा जाता है, दैट्स इट। हमको पढ़ाना थोड़ी ही है, हमको थोड़ी कोई रॉ चाणक्य वाली क्लास हमें चलानी है। मतलब एक स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं, हमें सिर्फ उतनी बात जाननी है जितना आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अगर हम एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं तो उसका सिलेबस डिफाइन है, उससे हमें जानना है। अगर हम एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं उसका भी सिलेबस डिफाइन है, उससे हमें जानना है। अगर हम कमीशन लेवल की बात कर रहे हैं उसकी सिलेबस एनसीईआरटी बेस्ड है, तो अलोंग विद क्लास एनसीईआरटी यू हैव टू रेफर। सीधी सी बात है। अगर कोई कमीशन के लिए बैठे हुए हैं तो मेरी क्लास के साथ साथ आप अगर एनसीईआरटी की बुक को पढ़ते हैं 9th 10th तो ही आपके अंदर कमीशन वाली झलक आएगी। अदरवाइज ठीक है, रेलवे एसएससी एग्जाम में पास करना, जनरल स्टडी में कॉन्फिडेंस बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, बट कमीशन के लिए एनसीईआरटी को रेफर करना ही पड़ेगा। सीधी सी बात मैंने मुंह से सुने। चलिए, भाषण देने वाली बहुत बात हो गई, मैं ऐसे भी भाषण देने के लिए जाना जाता हूं तो भाषण छोड़ देता हूं, आगे काम करता हूं। चलो आगे। हाँ सर। हाँ सर। दूसरा वंश का नाम क्या है भाई? दूसरा वंश का नाम क्या है? कण्व वंश। फाउंडर कौन होगा इसका? कुणाल करुण ना? हाँ सर। फाउंडर कौन है? सर आप बता दीजिए। अरे बता क्या दीजिए, आखिरी का लाइन पढ़ो ना भाई। फाउंडर वसुदेव कण्व। वासुदेव कण्व। थोड़ा तो ज्ञान इंद्री खोलो। मैं ऐसे कोई क्वेश्चन पूछता ही नहीं हूँ। मेरे क्वेश्चन पूछने में, मेरे नोट लिखने में बहुत गंभीरता छिपी होती है। अगर मैंने पूछ लिया इसका मतलब मैं बता दिया है, सीधी सी बात है। क्या है नाम? वासुदेव कण्व। यस, फाउंडर वासुदेव कण्व। फाउंडर वासुदेव कण्व। उसके बाद क्या? तो उसके बाद कितने रूलर हैं वो आपको जानना है। कैपिटल लिखा क्या इसका? कण्व डायनेस्टी कैपिटल लिखे हैं। इसकी भी कैपिटल वही है जो आपके शुंग वंश की कैपिटल थी, विदिशा। फाउंडर हो गया वासुदेव कण्व। इस वासुदेव कण्व के साथ साथ 2-3 नाम आपको सिर्फ जानने हैं। इस कण्व वंश में ऐसी कोई बड़ी बातें नहीं है जो आपको आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जानना है, एक्सेप्ट नेम ऑफ द चिंदीचोर रूलर। नाम वासुदेव कण्व, नाम भूमि। भूमि अलग अलग लिखिएगा। भूमि मित्रा, भूमि मित्रा दूसरा था। तीसरा नारायण था और चौथा सुश्रमन था। बस ये 4 नाम लिख लीजिए, कण्व वंश का काम खत्म हो गया। कण्व वंश 4 नाम। सिर्फ इंपॉर्टेंट क्या है? तो सिर्फ फाउंडर का नाम ही इंपॉर्टेंट है, उसके बाद की कहानी ऐसे ही है। भूमि मित्र, नारायण, सुशर्मन इंपॉर्टेंट उतने ज्यादा नहीं है। पहले ये लिखिए, उसके बाद बताता हूं अभी मैंने क्या लिखा है।
कण्व वंश कैपिटल विदिशा, फाउंडर का नाम वासुदेव कण्व। द अदर रूलर ऑफ कण्व वंश, कण्व डायनेस्टी, was Bhumimitra, followed by Narayan, then after Susarman. और आखिरी का शासक है तो फिर से इसे किसी न किसी तो मारा होगा। तो मारा किसने? तो मारा है सिमुक्त ने। तो लिखें सुसरमन में लिखें द लास्ट रूलर ऑफ कण्व डायनेस्टी किल्ड बाय फाउंडर ऑफ कौन सा डायनेस्टी? सातवाहन। फाउंडर ऑफ सातवाहन डायनेस्टी। नाम क्या है? नाम आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है सिमुक। सुशर्मा में लिखिए द लास्ट रूलर ऑफ कण्व डायनेस्टी किल्ड बाय द फाउंडर ऑफ सातवाहन डायनेस्टी सिमुक, SIMUKH। 4 नाम सुंग में, 4 नाम कण्व ने। काम खत्म, लिखें इसे। हो जाएगा तो बताओ। Done, हाँ sir. सर, हो गया सर। ओके, अभी हम जिस वंश पे आएंगे अभी बेसिकली जिस वंश की हम बात करेंगे वो वंश पोस्ट मौर्य की आपके नेटिव सक्सेसर की सबसे इंपॉर्टेंट वंश है। आपके एग्जामिनेशन के हिसाब से अगर देखते हैं तो आप उस वंश का नाम है सातवाहन डायनेस्टी। इस सातवाहन डायनेस्टी में पहली बात तो आपको ये जाननी है कि इसका फाउंडर कौन है। इसके फाउंडर का नाम मैंने आपको बताया कि इसके फाउंडर का नाम है सिमुक। यही वो सिमुक है जिसने इसके प्रीसीडर वंश के आखिरी शासक सुशर्मन का हत्या करने के बाद इस सातवाहन वंश की नींव रखी। सिमुक के बाद हमें दूसरे शासक का नाम जानना है, क्योंकि देखिए जब हम पढ़ रहे थे कौन सा, तो सुंग वंश या फिर कण्व वंश, तो वहां पे हमने 4 नाम जाने थे। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा बढ़ना पड़ेगा और 5 राजाओं के नाम हमें जानने हैं। पहला मैंने बताया सिमुक। सिमुक के बाद दूसरा जो राजा है उसका नाम है सातकर्णी फर्स्ट। सातकर्णी और रोमन में पहला लिखना पड़ेगा। इस सातकर्णी फर्स्ट का जो वाइफ थी उसके वाइफ का भी नाम इंपॉर्टेंट है ना, और उसके वाइफ का नाम था नग्निका। जैसे मैं जब मेडावल हिस्ट्री में आपको लेके चलूंगा तो वहां भी एक आयरन लेडी का नाम बताऊंगा और वो संभवतः आपके भारतीय इतिहास की पहली शासिका रही है, फीमेल रूलर रही है, नाम था रजिया सुल्तान। तो ये बेसिकली कोई शासिका तो नहीं रही है, लेकिन फिर भी इतिहास के जो पन्ने हैं इस लेडी को बहुत गंभीरता के साथ दर्शाते हैं कि ये लेडी सातकर्णी फर्स्ट की वाइफ थी, नाम था नग्निका, और इसने जो सिक्के चलाए उसमें इसके फोटो हुआ करते थे, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है कि नग्निका कौन से वंश से आती है, तो नग्निका सातवाहन से आती है। नग्निका किसकी वाइफ थी, तो नग्निका सातकर्णी फर्स्ट की वाइफ थी। तीसरा एक और नाम आपको जानना पड़ेगा, वो नाम था राजा हाला का। राजा हॉल भी हम कहते हैं, बट लिखा हुआ है राजा HALA, हाला। तो राजा हाला बहुत शांति प्रिय शासक था, है ना, मतलब शांति को बनाए रखने में बहुत ज्यादा विश्वास करते थे राजा हाल। इसके दरबार में एक कवि रहा करते थे, उस कवि का नाम था गुनादे। तो गुनादे अगर किसी के दरबार में है, जैसे
आपके जो बीरबल है वो अकबर के दरबार में है, वो इंपॉर्टेंट था। वैसे ही छपनक भरूची आपके विक्रमादित्य के दरबार में थे, वो इंपॉर्टेंट है। वैसे ही गुनादेव बहुत इंपॉर्टेंट कवि है, और ये कवि आपके राजा हॉल के दरबार में है, और राजा हॉल सातवाहन वंश के शासक थे, वो इंपॉर्टेंट है। इस राजा हॉल ने 2 बड़ी बुक लिखी। मैंने पहले ही बताया कि शांति प्रिय शासक था, शांति बनाए बनाए रखते रखते इसने 2 बुक लिख दिया। वो दोनों बुक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गई। मैंने तो पहले ही बताया है, आपकी कोई भी एग्जामिनेशन आप देने चले जाइए, एटलीस्ट जनरल स्टडी का अगर पेपर है तो 2 बुक आपसे पूछ जाएंगे। इस कारण से आप देखें थ्रू आउट, जब से मैंने एंशिएंट हिस्ट्री की शुरुआत की है, ना कि एंशिएंट हिस्ट्री, जब मैंने आपको मॉडर्न हिस्ट्री भी पढ़ाया था 1 से 1.5 महीने 2 महीने पहले, उस समय भी अगर इंपॉर्टेंट कुछ बुक था तो मैंने बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से आपको बताया था। तो यहां भी राजा हॉल ने 2 बुक लिखा, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके दरबार में ये जो कवि था गुनाडे, उसने भी एक बुक लिखा, वो भी इंपॉर्टेंट है। बुक का नाम मैं आपको थोड़ी देर के बाद बोर्ड पर लिख के बताता हूं। इस सातवाहन में सबसे जो शक्तिशाली शासक हुआ, उस शक्तिशाली शासक का नाम था गौतमी पुत्र सातकर्णी। मतलब कहते हैं ना कि अगर मौर्य डायनेस्टी था, इस मौर्य डायनेस्टी में आखिर वो कौन सा शासक था जिस शासक के समय ये मौर्य डायनेस्टी अपने एपेक्स चरम सीमा पर पहुंचा हुआ था, तो आप कहते हैं अशोक। वैसे ही इस सातवाहन में पुष्यमित्र सीमुक्त फाउंडर था, सातकर्णी फर्स्ट भी राजा था, नगनिका के कारण इंपॉर्टेंट है, राजा हॉल आपके 2 बुक के कारण इंपॉर्टेंट है। लेकिन इस सातवाहन को जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली दिया या फिर सबसे ऊंचा शिखर प्रदान किया, उस व्यक्ति का नाम था गौतमीपुत्र सातकर्णी। इसने बहुत ज्यादा युद्ध भी, कलिंग पे भी इसने विजय हासिल की, मध्य प्रदेश पे भी इसने राज किया। मतलब दक्षिण भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बन के ये उभर रहा था। टाइटल भी मैं बताऊंगा, दक्षिणाक्रम प्रिय इसे भी कहा गया है। और सातवाहन वंश का आखिरी शासक का नाम था पुलवामी फोर्थ। जैसे सातकर्णी और रोमन को हमने 1 याद रखा है, वैसे ही पुलमावी फोर्थ को हमें याद रखना है, सिर्फ इस कारण से कि सातवाहन वंश के आखिरी शासक थे। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट फॉर योर एग्जामिनेशन इज ग्लास कॉइन की शुरुआत कौन से वंश में हुई थी। फिर से मैं रिपीट करता हूं ये क्वेश्चन। जैसे रुपये का शुरुआत किसने किया, तो रुपये का शुरुआत शेरशाह सूरी ने किया था। बताऊंगा, शेरशाह सूरी, जब अकबर बाबर में हम चलेंगे तो उस समय रुपये की शुरुआत शेरशाह सूरी ने की थी। बहुत इंपॉर्टेंट वो भी फैक्ट है। सिमिलरली ग्लास कॉइन, शीशे के सिक्के की शुरुआत जिस वंश में हुई, उस वंश का नाम था सातवाहन, जिसके 5 शासक का नाम मैंने आपको बताया है। फ्रॉम बॉटम पुलवामी फोर्थ, उसके बाद गौतमीपुत्र सातकर्णी, उसके बाद राजा हॉल, उसके बाद सातकर्णी फर्स्ट, और फाउंडर सिमुख तक की बातें। अंदर जा रहा है या फिर न्यूटन का लॉ लग रहा है, बाउंस बैक, जिस रफ्तार से आ रहा है उसी रफ्तार से बाउंस बैक सर के पास वापस जा रहा है जूम के क्लास के साथ। समझ रहे नहीं सर, समझ गया सर। हाँ, समझ गया सर। ज्यादा प्रेशर नहीं बनाने का, ठीक है। इतिहास है, हिस्ट्री है, प्रेशर तो लाजमी है, बनेगा। पहली बार आप ये नाम जान रहे हैं, तो ये नाम कभी उसमें चला जाएगा, वो नाम कभी उसमें आ जाएगा, वो भी मैं एक्सेप्ट करता हूं। बट ये सब ऐसे नाम हैं जिसको अगर ना बताऊं तो संभवतः आपका इतिहास की जो टॉपिक है, ये जो टॉपिक है वो खत्म ही नहीं होगा, है ना। तो कम से कम ये नाम आपको जानना ही पड़ेगा। तो ही आप कह सकते हैं कि जब आप एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं तो आपके पास लगेगा कि नहीं यार, एंशिएंट हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा जाए। जैसे जब मैं एग्जामिनेशन देने जाता था, मुझे लगता था कि इंडियन पॉलिटी से क्वेश्चन पूछा जाता, क्योंकि मेरी पॉलिटी बहुत अच्छी थी। मैंने जब तैयारी किया करता था तो इंडियन पॉलिटी बहुत अच्छी थी। फिर ऐसा लगा कि अच्छे ठीक है, जब रिवीजन बहुत ज्यादा हो गया फिर लगा कि एंशिएंट हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा जाए। तो ये सारी बातें तभी आपको अच्छी लगेगी जिस समय आपने एटलीस्ट 5 टाइम्स रिवीजन किया है। अभी कितनी बार आप रिवीजन करते हैं, ईमानदारी से कोई बताओ। 1 टाइम। 1 टाइम भी नहीं करते हैं। इवन कि आज जिस बुक में लिखा है वो बुक अगर नेक्स्ट क्लास में मिल जाए तो बड़ी बात हो जाएगी, है कि नहीं। तो आज जिस पन्ने पे लिखा उस पन्ने पे कब हमने बड़ा पाव खा लिया वो पता ही नहीं चलता है। बट एक्चुअल जो बड़ा पाव है वो यही है ना। जो कर्ण डायनेस्टी है वो बड़ा पाव है, ये जो मौर्य डायनेस्टी है वो चाउमीन है। इसको इस तरीके देखिए, ये सब फूड है।
ये सब फूड आपके पास अगर रहा ना, मजा आ जाएगा आपके एग्जामिनेशन में आपको देने में। आपको लगता है कि नहीं कि सर के पास इतना कॉन्फिडेंस है, इतना कॉन्फिडेंस इस कारण से है क्योंकि चलो 10-12 साल से पढ़ा रहा हूं तो अलग बात है। जब मैं खुद सिलेक्टेड नहीं था, जब मेरा सिलेक्शन नहीं था, तो मुझे भी ऐसा ही लगता था यार क्या करूं, पता नहीं चलता है, कौन सा जुगाड़ करूं, कौन सा एग्जामिनेशन दूं, रेलवे दूं कि एसएससी दूं कि बैंक दूं कि आरबीआई दूं कि नाबार्ड दूं, पता नहीं चलता था। जुगाड़ खोजता था, जुगाड़, जिसपे आज आप चल रहे हैं ना कि सर कहीं भी हो जाए, बस एक जगह मिल जाए। तो जगह आपको यही चाउमीन, फूड जो मैंने बताया, बर्गर, वो सब इसी में छिपा हुआ है। इसको खाइए और एंजॉय कीजिए। लिखिए तीसरे वंश का नाम सातवाहन। सातवाहन, इसके कैपिटल का नाम, अभी तक 2 कैपिटल हमने जाना है ना? हाँ सर। अभी तक 2 कैपिटल हमने जाना है और दोनों हाँ की जो सर, शुंग कैपिटल है, डायनेस्टी एंड कानवा डायनेस्टी, विदेशी। हाँ, दोनों की कैपिटल विदिशा ही थी, लेकिन यहाँ पे थोड़ा चेंज हो गया एंड द कैपिटल वाज पैठान। आज जो आपकी अमरावती है, जो ये कहा जा रहा था कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का कॉमन कैपिटल बनने वाला है अमरावती, तो उसका जो पुराना नाम है वो यही है, पैठान। तो अमरावती एक नया नाम है, उस नाम को आपको न याद रखते हुए सातवाहन वंश का कैपिटल पैठान के नाम से आपको याद रखना पड़ेगा। तो पहली बात तो यही इंपॉर्टेंट है कि कैपिटल, सातवाहन वंश की कैपिटल कहां है, तो लिखे पैठान। दूसरा, फाउंडर। फाउंडर कौन है भाई? फाउंडर कौन है? सिमुक। तिमुक। सिमुक। उसके बाद लिखें सातकर्णी फर्स्ट। सातकर्णी फर्स्ट, इसको कहा जाता था लॉर्ड ऑफ, ना, क्योंकि दक्षिण भारत में बहुत ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रहा था, लॉर्ड ऑफ दक्षिण पत्ता। लॉर्ड ऑफ दक्षिण पता, तो लिखे हैं सातकर्णी फर्स्ट, लॉर्ड ऑफ दक्षिण पता। उसके बाद क्यों इंपॉर्टेंट है, तो ये अपने वाइफ के कारण इंपॉर्टेंट है। वाइफ का नाम लिखिए, कैपिटल में लिखिएगा अंडरलाइन करके, नगनिका। नगनिका वॉज द वाइफ ऑफ सातकर्णी फर्स्ट। ये छोड़ दीजिए कि इसने अपनी फोटो डाले थे, वो छोड़ दीजिए। उसके बाद 2 शासक आपने जान लिए हैं। तीसरे का नाम राजा हाला, HALA, राजा हाला। पीसफुल, देखिए मैं लिख रहा हूं पीसफुल, आपसे पूछा जाएगा कि मोस्ट पीसफुल रूलर ऑफ सातवाहन डायनेस्टी, तो इन दैट केस यू हैव टू टिक मार्क ऑन राजा हाल। ये एल है भाई, राजा हाला, पीसफुल रूलर, पीसफुल रूलर। दूसरी बात मैंने बताई थी इसके बुक का नाम, और एक और इंपॉर्टेंट बात बताए थे कि इसके दरबार में एक कवि रहता था और उस कवि ने भी एक बड़ी बुक लिखी थी। तो उस पोएट का नाम क्या बताया था? गुना दे। तो पहले तो पोएट का नाम लिखें गुना दे, और फिर राजा हॉल के बुक का नाम हम लिखेंगे, नाम था सत्य साई, SAT। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। जैसे आपने उस विशाख दत्ता की मुद्रा राक्षस को याद रखा है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र को याद रखा है, वैसे ही राजा हॉल के सत्य साई को याद रखेंगे। साथ साथ एक और बुक को याद रखेंगे, वो है गाथा, GATHA, गाथा सप्त, SAPTSATI, सत्य साई एंड गाथा सप्तसती। लिखें सत्य साई और दूसरा गाथा सप्तसती इज द बुक रिटन बाय थर्ड रूलर ऑफ सातवाहन वंश, दैट इज राजा हॉल।
और इसके दरबार में जो पोएट था, है ना, आप ऐसा लिखिएगा, गुनाडे वॉज इन हिज कोर्ट, गुनाडे वॉज इन हिज कोर्ट, गुनाडे इनके दरबार में था, हु हैज रिटन द फेमस बुक बृहत 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 कथा। बृहत दिख रहा है क्या आपको? मैंने जो लिखा है बोर्ड पे, हाँ सर दिख रहा है। बृहत, BRIHAT, बृहत कथा। गुनादेव ना, गुनादे, हाँ, गुनादे was in his court, हाँ, ऐसा लिखिए, गुनादे was in his court, बृहत कथा, who has written the famous book बृहत कथा, whereas the book written by Raja Hall was Gatha Saptasati and Satya Sai, Gatha Saptasati and Satya Sai। ओके क्या? हाँ सर हुआ सर। बृहति कथा, बृहत बृहति कथा, कथा। बृहत, बृहत कहते हैं ना, बृहत मतलब बड़ा, बृहत BRIHAT, बृहत, और फिर कथा KATHA, ठीक है। इस बैच में कोई बैंक वाले नहीं है ना? ओनली बैंक, अभी जो जुड़े हुए हैं उसमें से सिर्फ बैंक वाले कोई हैं? सिर्फ No, बैंक sir. की तैयारी करने वाले कौन है? नाम? नो, क्या नाम है आपका मैडम? कोई नहीं है ना? कोई नहीं है सर। ओके ओके, ठीक है। फिर मुझे लगा कि होता है ना कंफ्यूजन में, पहली बार पता ही नहीं चलता है कि बैंक का सिलेबस कौन है और ये PCS का सिलेबस, SSC या रेलवे का सिलेबस कौन है। गंगा जहां बह रही है वहां डुबकी मार लो, है ना। तो उस कंडीशन में क्या होता है, पता ही नहीं चलता सिलेबस क्या है। तो सिलेबस मैं डिफाइन करूंगा एक दिन, अच्छे समय में मैं आपके सिलेबस को डिफाइन करूंगा कि रेलवे के लिए हमें क्या पढ़ना है, SSC CGL SSC प्री के लिए, मेंस के लिए हमें क्या करना है, MPSC अगर कोई कमीशन लेवल की MPSC UPSC की तैयारी आप कर रहे हैं तो क्या करना है, एक दिन सिलेबस में डिफाइन करूंगा आप लोगों को। बट हम अभी कॉमन सिलेबस से बात कर रहे हैं, एक ऐसी सिलेबस जो आपके हर एक जनरल स्टडी के लिए आपसे पूछा जाता है, तो कॉमन पे हम बात कर रहे हैं। बट एक दिन बात जरूर करूंगा आपके साथ। चलो क्या आगे? सर हाँ सर। हाँ, कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं? पूछिए पूछिए। ये ड्यूरेशन क्या था ये डिनेस्टी का? वेरी गुड भाई साहब, आप किस चीज की तैयारी कर रहे हैं वो बताओ। SSC। देखिए सातवाहन वंश, ठीक है, तुमने पूछा है तो मैं बता देता हूं, सातवाहन वंश का कोई भी ड्यूरेशन डिफाइन नहीं है ना। हालांकि मैं आपको बताऊंगा कि जो सुंग वंश था और कर्ण वंश था, इसका ड्यूरेशन डिफाइन है, वो लिख भी देता हूं मैंने क्या है। लेकिन सातवाहन वंश का कोई भी ड्यूरेशन डिफाइन नहीं है। 2nd to 3rd सेंचुरी, ये AD में बोल रहा हूं, 2nd to 3rd सेंचुरी में इसका ड्यूरेशन है। तो लिख भी लीजिए, जहां पे आपने कैपिटल लिखा है उसका पैठान, उसके सामने में लिखिए टेन्योर, टेन्योर लिखिए, टेन्योर, टेन्योर के सामने लिखें कब से कब तक ये राजवंश था, तो लिखें 2nd to 3rd सेंचुरी। और इसने पूछा है तो एक बार याद कर देता हूं, कर्ण वंश में लिख लीजिएगा 75 to 30 BC। कर्ण वंश है ना, लिखा है ना आपने कर्ण वंश, उसकी पीरियड लिख लीजिए 75 BC to 30 BC। यस सर। 75 BC to 30 BC। और किसका बच गया भाई? शुंगा। शुंगा का लिख लीजिए 185 BC to 75 BC। 185 क्योंकि हमारा मौर्य वंश वहीं पे खत्म हुआ था 185, तो 185 to 75 वहां से होगा, 75 to 30 आपके कर्ण वंश में होगा, और 30 BC आते आते आप समझ ऐसे ही जा सकते हैं कि हम BC के आखिरी दौर में थे। इसका मतलब हमारा AD मतलब सेंचुरी शुरुआत होगा। बट सातवाहन के लिए कोई भी पीरियड डिफाइन नहीं है कि 98 AD था
लेकिन कहा जाता है कि दूसरी से तीसरी शताब्दी में आया था। जैसे अभी हम 21st सेंचुरी में ना, 21वीं शताब्दी में हम हैं। 21वीं है कि 22वीं में है? 21। हाँ, जैसे हम 21वीं शताब्दी में हैं, वैसे ही सातवाहन की जो पीरियड थी वो दूसरी से तीसरी शताब्दी के बीच की थी। इससे पहले की 75 to 30 और उससे पहले की 185 to 75। क्लियर? चलूं क्या आगे? यस सर। यस यस यस। अभी कौन सा वंश हमारे पास आएगा? इंडो ग्रीक आएगा, साक आएगा, पार्थियंस आएगा, कुषाण आएगा, या क्या आएगा? इंडो ग्रीक। लेकिन उससे पहले कैपिटल में लिखिए सातवाहन में आखिरी बात, गोल्ड क्वाइन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय दिस डायनेस्टी ओनली। कैपिटल में लिखिए, फिर से बोल रहा हूं, इंपॉर्टेंट, और कैपिटल में सातवाहन में आखिरी बात लिखिए, गोल्ड क्वाइन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय दिस डायनेस्टी ओनली। रिपीट कीजिए ना। गोल्ड क्वाइन, शीशे के सिक्के। लिखा क्या? नहीं यस। गोल्ड कॉइन वाज इंट्रोड्यूस्ड, शीशे का सिक्का किसने इंट्रोड्यूस किया? तो सातवाहन में। सातवाहन में हमने 5 शासक का नाम बताया था, उसमें अभी तक हमने 3 शासकों का नाम देखा है। सिमुक का देखा है, सातकर्णी फर्स्ट का देखा है, उसकी वाइफ नगनिका को देखा है, राजा हॉल की साई या फिर गाथा सप्तशती होते हुए हम बृहत कथा गुनादेई की ओर चले थे। अभी आप सातवाहन के चौथे शासक का नाम जानिए, उसका नाम था गौतमी। मैंने बताया था ना कि 5 शासक को हमें देखना है। गौतमी पुत्र सातकर्णी, गौतमी पुत्र सातकर्णी लिखें। 4th रूलर का नाम गौतमी पुत्र सातकर्णी। टाइटल ऑफ, इसने एक उपाधि धारण की, उस उपाधि का नाम था एक ब्रह्मा। ब्राह्मण था बेसिकली, तो एक ब्रह्मा हूं, ये उपाधि गौतमी पुत्र सातकर्णी ने ली। एंड दूसरी बात, मोस्ट इफिशिएंट रूलर, सबसे ज्यादा प्रभावशाली शासक यही था, मोस्ट इफिशिएंट रूलर ऑफ सातवाहन डायनेस्टी। सातकर्णी तो ठीक था। टाइटल मीन्स इसने क्या लिया? टाइटल मतलब उपाधि, उपाधि का मतलब मेरा दूसरा नाम क्या जाना जाएगा। जैसे महापद्म ने एक राज की उपाधि धारण की है ना, चंद्रगुप्त दूसरी ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, वैसे ही गौतमीपुत्र सातकर्णी ने क्या बोला अपने आप को? उसने बोला कि मैं एक ब्रह्मा हूं, है ना, ब्राह्मण हूं, है ना। तो ब्राह्मण, एक ब्राह्मण की उपाधि ली है, ब्राह्मण, एक ब्राह्मण। क्योंकि ये सब आखिर क्यों मौर्य वंश खत्म हो गया? तो मौर्य वंश इस कारण से खत्म हुआ क्योंकि वहां पे बौद्ध धर्म का बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार हो रहा था। उससे पहले के वंश इस कारण से खत्म हुए कि वहां पे जैन का प्रसार प्रसार बहुत ज्यादा था। तो बौद्ध और जैन के प्रचार प्रसार कारण जो हिंदू धर्म था वो कहीं ना कहीं धूमिल सा हो रहा था। तो ये सब जो वंश थे वो सब क्या है, तो हिंदुइज्म वंश है ना। तो हिंदू विचारधारा को जन्माने के लिए इन लोगों ने अपने क्या किया, तो लड़ाई पीट करते करते, एक दूसरे को मारते मारते, ये लोग सब, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम सुंग, फ्रॉम कण्व टू सातवाहन, ये सब ब्राह्मण वंश के थे, हिंदू वंश के थे। इसने एक उपाधि धारण की, मोस्ट इफिशिएंट रूलर था, उपाधि का नाम था एक ब्राह्मणा। और लास्ट रूलर का नाम क्या था? PULA, पुलमावी। पुलमावी कौन सा? तो रोमन में 4, पुलमावी 4th। बृहदत्त मौर्य का। शुंग का कौन था? तो शुंग का देवभूति था, कण्व का सुश्रवण था, और वैसे ही आपके सातवाहन का पुलमावी 4th था। लिखें सातवाहन की आखिरी बात।
अभी तक हमने 4, 4, 8 और 5, 13 रूलर को हमने देखा है। देखने के बाद एक बार फिर से मिलाइए, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे वैसे लिखा है कि नहीं आपने। 13 का नाम मैं एक सिरे से बोल रहा हूं। हमने पुष्यमित्र शुंग को देखा, हमने अग्निमित्रम को देखा, हमने वसुमित्र को देखा, हमने देवभूति को देखा, हमने वसुदेव कर्म को देखा, हमने भूमिमित्र का देखा, हम नारायण को देखा, हमने सुश्रमण को देखा, हमने सीमुख को देखा, हमने सातकर्णी फर्स्ट को देखा, हमने राजा हॉल को देखा, हमने गौतमी पुत्र सातकर्णी को देखा, हमने पुलवामी फोर्ट को देखा। इस सिलसिलेवार ढंग से लिखा है क्या आपने? अरे बोलो। यस सर। बोलते ही नहीं है, सब चाय कॉफी पीने चला जाता लगता है। यस सर, यस। ओके, लिखें। बिल्कुल, आज से क्लास के आखिरी दौर में हम पहुंच चुके हैं। क्योंकि हमें 4 वंश आज पढ़ाना था, 4 में से 3 हमने पढ़ा दिया है, और चौथे वंश में सिर्फ एक ही बात आपको याद करनी है और कुछ भी नहीं। आप में से जो भी नए हैं या पुराने हैं, ये जो बोर्ड पे आपको नाम दिख रहा है, इस नाम को YouTube पर सर्च कीजिएगा। ये मेरी खुद की चैनल है। बैंक से अगर रात के 9-10 बजे भी आता हूं, फिर भी कोशिश करता हूं कि थोड़ा बहुत जो इंपॉर्टेंट टूल्स ट्रिक है वो आप तक जरूर पहुंचाऊं, है ना। तो 200 से अधिक वीडियो इस पे हैं, आप इसका एडवांटेज ले सकते हैं। फॉर जनरल अवेयरनेस, फॉर जनरल स्टडी, फॉर रीजनिंग सम टॉपिक एंड फॉर मैथ्स। चलो आगे। आज्ञा है? यस सर। हाँ सर। सर आपके नाम का ही चैनल है। आपके नाम का? अरे भाई, ये हमारा नाम थोड़ी ही है, ये हमारा नाम लिखा हुआ है क्या ऊपर में? ओके सर, ओके। लर्न बियॉन्ड लिखा हुआ, तो यू हैव टू सर्च लर्न बियॉन्ड इन यूट्यूब, यू विल फाइंड एंड सब्सक्राइब करो। नाम तो अलग है, नाम से काम नहीं करते हैं हम। चौथे साम्राज्य की ओर हैं। इस चौथे साम्राज्य का नाम है कलिंग। कलिंग किधर का वंश होगा? कौन सा इसका मतलब क्षेत्र कहां पे है? कलिंग किधर है? उड़ीसा। वेरी गुड, क्योंकि हमने देखा था ना 261 ईसा पूर्व में अशोक ने ये युद्ध लड़ा था, और उसके बाद मेरी घोष की जगह पे धम्म घोष की स्थापना अशोक ने की थी। 261 BC, द वॉर ऑफ कलिंगा इन ओडिशा। यही वो उड़ीसा है, और यही वो उड़ीसा का वो भुवनेश्वर वो क्षेत्र है जहां पे हम कलिंग वंश की बात कर रहे हैं। लेकिन ऑप्शन आपके पास, चाहे तो कलिंग पूछा जाएगा, या नहीं हुआ तो चेदी पूछा जाएगा। इतिहास का बहुत कम ऐसा सोर्स है जो इस वंश के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी देता है। फिर भी राजा खारवेल, ध्यान से सुने, आज के क्लास की सबसे बड़ी बात बता रहा हूं। कलिंग के चेदी का जो राजा था, उस राजा का नाम था, जो एस्टैब्लिश किया उस राजा ने, उसका नाम था महामेघवान। नॉट इंपॉर्टेंट फॉर एट ऑल फॉर योर लेनी एग्जामिनेशन। फिर से बोलता हूं, द फाउंडर ऑफ कलिंग चेदी वॉज महामेघवान। बट इस वंश में एक राजा था, उस राजा का नाम था खारवेल। इस खारवेल का एक गुफा है, वो गुफा भुवनेश्वर में है। जैसे गुफा, आपने एलोरा और अजंता गुफा का नाम सुना है क्या? जो औरंगाबाद में आपके ही प्रदेश में है, एलोरा और अजंता। हाँ सर। जब कोई गया है क्या उसमें? यस सर। हाँ, अगर कोई गया होगा, मैं तो गया नहीं हूं, लेकिन फिर भी जो गया है उससे मैं गवाही लेता हूं अभी। भाई क्या नाम है आपका? सिद्धार्थ। सिद्धार्थ, वेरी गुड। सिद्धार्थ बहुत बड़ा नाम है और ऐतिहासिक नाम। हाँ, मैं भी गई हूँ। अच्छा, ये अजंता एलोरा। ठीक है, तो आपका भी नाम बताओ। चाहो तो। ठीक है, सुनो, जब आप गुफा में गए तो बहुत सारे उसके गेट होंगे, है ना। इधर से जा सकते हो, उधर से जा सकते हो, था या नहीं?
यस सर, यस सर, अरे यस और नो, गेट नंबर Yes, 5, sir. गेट नंबर 10 ऐसा था कि नहीं? यस सर, बहुत सारा था। हाँ सर, हाँ बहुत सारा था। उसको आप बहुत नजदीक से जाके किसी पत्थर को आप देखते तो उस पत्थर पे कुछ खुदाई किया हुआ होगा, मतलब लिखा हुआ होगा। ठीक है, शिलालेख आप होते सर। उसको आप रीड नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो हिंदी और इंग्लिश में नहीं है, लेकिन पाली बहुत लैंग्वेज। जगह वो खुदाई इंक्रिप्टेड है कि नहीं? यस सर। अभी भी आप किसी फाइल को अगर इंक्रिप्टेड कर देते हैं तो दूसरा उसे पढ़ पाता है क्या? नहीं पढ़ पाता है। नहीं सर। सिमिलरली राजा खारवेल का एक स्तूप था, एक गुफा था, उसका नाम था हाथी गुफा। फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैंने पहले ही बताया आज के क्लास की सबसे बड़ी बात, राजाहाल का हाथी गुफा अभिलेख। राजाहाल कौन से वंश के थे? कलिंग का चेदी। इनका हाथी गुफा अभिलेख है, कहां पे है? तो भुवनेश्वर में। और इसी अभिलेख से, इसी गुफा से आपके इस वंश की जानकारी मिलती है। दैट्स इट, इतनी ही बात। लेकिन मैं बता देता हूं, रेलवे और एसएससी एग्जामिनेशन में ये जो हाथी गुफा अभिलेख है ये किस शासक का है? एटलीस्ट अगर आप पोस्ट मॉडर्न डायनेस्टी से पूछा हुआ क्वेश्चन बोले तो सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन यही पूछा हुआ है, हाथी गुफा अभिलेख किसने किसने बनाया है? यह हाथी गुफा इंक्रिप्शन हम कहते हैं तो किसका है? तो राजा हॉल का है। कौन से वंश हैं भाई साहब? तो ये कलिंग के वंश के हैं, चेदी वंश के हैं। काम खत्म हो गया। तो क्या हम लिखेंगे अभी इस आखिरी पोस्ट मौर्य वंश में? तो लिखेंगे हम कलिंग, पहले लिखेंगे हम चेदी। वंश का नाम था चेदी, CHEDI, चेदी। चेदी में फाउंडर का नाम क्या है? महामेघवान। Mahameghwan was the founder, and King Kharvel encryption of हाथी गुफा इज इंपॉर्टेंट। बस इतना ही सिर्फ आपको जानना है कि खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख किधर है? तो एट भुवनेश्वर, ब्रैकेट में ODISHA, ओडिशा लिखें। हाथी गुफा इंक्रिप्शन ऑफ किंग खारवेल इन भुवनेश्वर, ओडिशा। These are the two important ruler in चेदी डायनेस्टी। यहां पे लिख भी लीजिएगा कलिंग। कलिंग was the capital, चेदी was the वंश। कलिंग कैपिटल है, विदिशा कैपिटल। दो वंशों की थी, शुंग की और कनग की। पैठान जो अमरावती था वो आपके सातवाहन का था, और जो कलिंग है, जो उड़ीसा है, वो आपकी चेदी वंश की कैपिटल है। दिस इज ऑल अबाउट योर पोस्ट मौर्य नेटिव सक्सेसर। चेडी क्या बोले आपने? नेक्स्ट क्लास जो हमारी मुलाकात होगी तो हम इसी सक्सेसर को आगे लिए चलेंगे और फॉरेन सक्सेसर की हम बात करेंगे बिफोर एंटरिंग इनटू गुप्त डायनेस्टी। गुप्त डायनेस्टी ऐसे भी हम कहते हैं कि आपके स्थापत्य कला का स्वर्ण युग है ना? क्यों हम कहते हैं? विक्रमादित्य द्वितीय, समुद्रगुप्त, विक्रमादित्य जैसा बड़ा शासक हुआ, इसकी बात हम संभवतः नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले किसी के पास कोई डाउट है तो पूछ रहे थे मेरे से, बोलो क्या पूछ रहे थे आप? आपने कलिंग कैपिटल बोले, चेडी मींस? चेदी वंश का नाम है, जैसे सातवाहन हमने सीखा ना। ओके, चेदी वाज द डायनेस्टी एंड द कैपिटल वाज कलिंग। ठीक है? यस सर।
तो ये हमने आज पोस्ट मौर्य डायनेस्टी को खत्म किया है। 2 मिनट में एक सिलसिलेवार ढंग से आपको बता देता हूं कि हमने शुंग वंश में क्या क्या देखा। तो हमने शुंग वंश में पुष्यमित्र शुंग को देखा। उस पुष्यमित्र शुंग ने बृहदत्त का हत्या किया था 185 बीसी में, उसको देखा। इस पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ, राजस्व यज्ञ या फिर आपके वाजपेयी यज्ञ जैसी बड़ी यज्ञ की थी, उसको हमने देखा। उसके बाद अग्निमित्रम आए थे, कालिदास ने मालविका अग्निमित्रम जैसी बड़ी बुक लिखी। उसके बाद वसुमित्र आए, देवभूति की हत्या आपके वासुदेव कर्ण ने करने के बाद कर्ण वंश की स्थापना की 75 बीसी में, और अपनी कैपिटल सेम रखा जो आपकी पुरानी कैपिटल थी, जैसी विदिशा। उसके बाद भूमिपुत्र आए, किसी काम के नहीं। सुसर्वन आए, किसी काम के नहीं। उससे सुसर्वन से पहले नारायण आए थे, वो भी किसी काम के नहीं थे। सिमुक वाज द लास्ट रूलर, सिमुक वाज द फाउंडर एंड he killed the last ruler of Kर्ण dynasty सुसर्वन। सिमुक के बाद सातकर्णी फर्स्ट आया। सातकर्णी फर्स्ट ने जो दक्षिणतम की उपाधि है वो उसने टाइटल लिया था। इसकी वाइफ थी, उसका नाम था नग्निका। राजा हॉल आया, सत्यसाई लिखा, गाथा सप्तशती लिखा। उसके दरबार में गुणादेव था, उसने बृहत कथा लिखा। उसके बाद गौतमी पुत्र सातकर्णी आया, एक ब्राह्मण जैसे बड़ी उपाधि उसने ली। और आपकी सबसे शक्तिशाली राजा भी था आपके इस सातवाहन वंश में। और पुलवामी फोर्थ आपके सातवाहन वंश का आखिरी शासक था। सातवाहन की बड़ी बात, आपके सोने के जो ग्लास का कॉइन है उससे हम रिलेट करते हैं कि शीशे का सिक्का चलाने वाला पहला वंश कौन सा था, तो सातवाहन। और आखिरी में हम आपके कलिंग वंश, कलिंग वाज द कैपिटल, चेदी वंश पे पहुंचने से पहले आपको ये बताया कि मेघवान महामेघवान वाज द फाउंडर ऑफ चेदी वंश। और राजा खारवेल का हाथी गुफा इंक्रिप्शन इन भुवनेश्वर एट उड़ीसा। इतनी बात आपके लिए पोस्ट मौर्य में इंपॉर्टेंट थी। हम अभी के आधे घंटे के बाद आपके बैंक की क्लास में मिलेंगे। संभवतः आज बैंक की सबसे इंपॉर्टेंट क्लास आपके साथ होगी। इस कारण से अगर समय निर्धारित 7 बजे का किया गया है तो संभवतः 7 बजे आप वहां पे मौजूद रहें। ठीक है, और कुछ पूछना समझना, अदरवाइज मैं यहीं पे मैं समाप्त करूंगा आपके इस क्लास को, जनरल स्टडी क्लास को। ओके ओके सर, यस ओके, बाय सर।